बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद नुमान और फिज़िक्स 101 के लेक्चर नंबर 14 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज़। तो आज का हमारा लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल व्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें यानी सब्सक्राइब करें। तो हम चलते हैं हमारे आज के इस लेक्चर की जानिब। तो इसका पहला पॉइंट है इस पर रिजिड। तो पहले टाइटल इस जो है हमारा आज का लेक्चर, इसके टाइटल को डिस्कस करते हैं। तो टाइटल का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज़, यानी कि हमने रिजिड बॉडीज़ के इक्विलिब्रियम को फाइंड करना है और रिजिड बॉडीज़ के इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडीज़ होती कौन सी हैं। इसका जो पॉइंट नंबर 1 है, इस पर रिजिड बॉडी की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ये है कि रिजिड बॉडी इज़ वन वेयर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर फिक्स्ड रिलेटिव टू ईच अदर। मीन्स टू से इसकी आप डेफिनेशन यूँ भी कर सकते हैं कि एक रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसके हर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल सेम होता है। यानी कि फर्स्ट का ले कि एक रिजिड बॉडी 5 पॉइंट के साथ मिलकर बनी हुई है, उसके 5 पॉइंट्स हैं 1 से लेकर 5 तक। जितना डिस्टेंस पॉइंट नंबर 1 और 2 में होगा उतना डिस्टेंस पॉइंट नंबर 2 और 3 में होगा, उतना डिस्टेंस पॉइंट नंबर 3 और 4, उतना डिस्टेंस पॉइंट नंबर 4 और 5 में होगा। यानी कि रिजिड बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जिसमें हर दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम होता है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज़, तो ये हमने डिस्कस किया रिजिड बॉडी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर कोई भी जिस्म अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो इस पर लगने वाली सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू सिफर। तो किसी भी जिस्म पे दो किस्म की फोर्सेस लग रही होती हैं, जैसा कि पॉइंट नंबर 2 में बताया हुआ। एक फोर्स को कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरी फोर्स को कहते हैं रोटेशनल मोशन। स्टूडेंट्स, जो ट्रांसलेशनल मोशन होती है उसका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है F=dv/dt, और जो रोटेशनल मोशन है उसका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है dL/dt। तो जो रोटेशनल मोशन होती है उसे टॉर्क भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, टॉर्क की जो डेफिनेशन है वो भी यही है कि दी टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज़ कॉल्ड टॉर्क। यानी कि कोई भी फोर्स जो किसी जिस्म को घुमाने जो टर्न का बायस बनती है, द टर्निंग इफेक्ट पैदा करती है, उसे हम टॉर्क कहते हैं। तो उसका फार्मूला है dL/dt। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी रिजिड बॉडी तब इक्विलिब्रियम में होगी जब उसकी ट्रांसलेशनल मोशन भी सिफर होगी और उसकी जो है रोटेशनल मोशन वो भी सिफर हो जाएगी। यानी कि ट्रांसलेशनल जो लीनियर फोर्स भी उस पर लीनियर मोशन भी सिफर हो जाएगी, उसकी रोटेशनल मोशन भी सिफर हो जाएगी, तब वो बॉडी होगी इक्विलिब्रियम में। यानी कि टॉर्क सिफर हो जाएगा तब वो बॉडी होगी इक्विलिब्रियम में। तो पॉइंट नंबर 4 पे जो लिखा हुआ है एज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंसीडर अ बीम ऑफ रेस्टिंग ऑन स्पॉट। ये आप लोगों के सामने एग्जाम्पल दी हुई है कि इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आप लोगों के सामने एग्जाम्पल दी हुई है। तो ये है जी, एक बीम है जिसे हम कैपिटल M से डिनोट किया हुआ है, और एक जो है जो बीम है उसका जो मास है वो स्मॉल M है। जो एक बीम है उसका मास स्मॉल M है। उसके बीम के ऊपर एक मास रखा हुआ है जिसका जो मास है उसे कैपिटल M से डिनोट किया हुआ है, और इस बीम पे दो किस्म के फोर्सेस लग रही हैं, एक है F1 और एक है F2। जो F1 है वो ऊपर की जानिब अमल कर रही है, जो F2 है वो भी ऊपर की जानिब अमल कर रही है। स्टूडेंट्स, F1 और F2 के दौरान जो डिस्टेंस है वो है L, और F1 से लेकर M तक का डिस्टेंस है वो है L/4। और स्टूडेंट्स, जो है M से लेकर F2 तक का डिस्टेंस है वो है L/4। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रोटेशनल फोर्स किसी भी जिस्म का इक्विलिब्रियम होने के लिए उसके ट्रांसलेशनल फोर्स या ट्रांसलेशनल मोशन सिफर होना चाहिए। यानी कि उस पर जो लीनियर फोर्सेस अमल कर रही हैं वो भी उनका सम भी सिफर होना चाहिए, जो रोटेशनल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसका सम भी सिफर होना चाहिए। तो यहाँ पे समेशन Fy वही लीनियर फोर्सेस हैं जिसे समेशन Fy से ज़ाहिर किया गया है, वो है F1 + F2 माइनस कैपिटल Mg। तो स्टूडेंट्स, अब जो है वो F1 और F2 का तो आपको पता है कि ये फोर्सेस हैं, और अब जो माइनस कैपिटल Mg और माइनस Mg दिखाया हुआ है इसका मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी भी जिस्म पे फोर्स जो ऊपर की जानिब अमल कर रही होगी
तो उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। तो ये वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो W इज़ इक्वल टू mg होता है, W इज इक्वल टू mg होता है। तो इन केस ऑफ कैपिटल M, W इज इक्वल टू कैपिटल mg, कैपिटल M और स्मॉल g, और इन केस ऑफ स्मॉल m तो ये हो जाएगा माइनस mg। अब ये माइनस mg कैसे आया, ये भी स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मैंने आपको पहले बताया अगर फोर्स ऊपर की जानिब होगी फोर्स प्लस आएगी और वेट चूँकि नीचे की जानिब है तो वेट आ जाएगा माइनस। तो इस वजह से W इज इक्वल टू mg, तो इस वजह से यहाँ पे वो वाली वैल्यू लगाई F1 माइनस mg और F2 माइनस mg। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और दूसरी जो है इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। और दूसरी इक्वेशन में टा इज इक्वल टू सिफर दिखाता है F1 इंटू सिफर। अब ये F1 इंटू सिफर कैसे आया स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है जी, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये F1 इंटू सिफर कैसे आया, मैं ये हाईलाइट करता हूँ स्टूडेंट्स। अब हमने जो F1 वाला हिस्सा इसको हमने ओरिजिन बना लेना है। और इस जो ये जो हमारी बॉडी है इसको हमने जो बीम है इसको हमने घुमाना है, ये F1 हो गया ओरिजिन, और हमने इसको घुमाना है ओरिजिन के गिर्द। इस बॉडी को इस ओरिजिन के हमने गिर्द घुमाना है। इस वजह से ये हमने F1 इंटू सिफर लिया हुआ है कि ये हमने F1 को ओरिजिन बना दिया हुआ है। इस वजह से F1 का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा सिफर, यानी कि डिस्टेंस शुरू ही उधर से हो रहा है तो F1 से लेकर उधर तक का डिस्टेंस चूँकि सिफर हो जाएगा, इस वजह से सिफर गया प्लस F2L। तो इधर से F1 से लेकर F2 का जो डिस्टेंस है वो L हो जाएगा, माइनस mg इंटू L/4। तो स्टूडेंट्स कैपिटल M और F1 का जो डिस्टेंस है ये L/4 मैंने पहले बताया आपको, और फिर माइनस mg स्मॉल mg इंटू L/2, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है L/2, और ये डिस्टेंस L/4 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। तो मज़ीद इसको स्टूडेंट्स जब उन्होंने इस दोनों क्वेश्चन को हल किया तो F1 की कीमत आ गई और F2 की कीमत आ गई। तो ये मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ कि F1 और F2 कैसे आया, क्योंकि हैंड आउट्स में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, हम अपने हैंड आउट्स ओपन कर लेते हैं। हमारे हैंड आउट्स ओपन हो गया, हमने इसको कह दिया ये है क्वेश्चन नंबर 1, इसको कह दिया ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हमने क्या करना, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने लगा आप लोगों के सामने। ये मैंने सॉल्व की हुई है क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व की हुई है। F1 चूँकि सिफर, ये वाली यहाँ से शुरू सोल्व किया, F1 हो जाएगा सिफर, तो F2L माइनस mg L/4 माइनस mg L/2 का मैंने ऐसे लिखा, फिर उनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये 4 उधर जाके सिफर हो जाएगा। तो हमने चूँकि F2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो F2 ये आपके लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, नीचे फ्रैक्शन में आ जाएगी, L से ख़त्म हो जाएगा, और F2 की कीमत ये आ जाएगी हमारे पास। तो ऐसे ये वाली F2 की कीमत हमने पुट कर दी है इस क्वेश्चन में। F2 की कीमत यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दी हुई है, और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 3m + 2m × g/4। तो स्टूडेंट्स ये हैं जी ये जो उन्होंने क्वेश्चन यानी कि F1 की वैल्यू निकाली और F2 की वैल्यू निकाली है, मैंने आप लोगों के सामने लाया था सॉल्व करके, आप लोगों को बता दिया कि F1 की वैल्यू कैसे आई और F2 की वैल्यू कैसे आई। अब स्टूडेंट्स अगर आपको फिर भी इस के बारे में ज़रा सा भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन हमारा आपके लिए ऑन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। तो आगे है जी पॉइंट नंबर 5, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क डिपेंड ऑन वेयर यू क्लोज टू ओरिजिन। वो कहता है कि एंगुलर मोमेंटम और जो टार्क होता है किसी बॉडी का वो डिपेंड करता है कि आपने ओरिजिन कौन सा चूज़ किया है। हाउ आई शैल नाउ प्रूव दैट फॉर अ बॉडी इन द चॉइस ओरिजिन डज नॉट मैटर। वो कहते हैं इन केस ऑफ ओरिजिन बॉडीज़ जो इक्विलिब्रियम है वो डिपेंड नहीं करता ओरिजिन पे कि हम ओरिजिन कौन सा ले रहे हैं। तो ये उन्होंने सोल्व किया हुआ जो है पॉइंट नंबर 5 को।
करवाने से पहले मैं आप लोगों को फिर ले जाता हूँ हमारी दूसरी स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने पॉइंट नंबर जो है 5 वो सॉल्व किया, उसकी डायग्राम आप लोगों के सामने शो करवाई हुई है। तो ये है डायग्राम स्टूडेंट्स, ये ओरिजिन है, ये कोऑर्डिनेट एक्स है, कोऑर्डिनेट वाई है, ये ओरिजिन है 0 और ये 0 से लेकर पी तक का डिस्टेंस है आर पी, और 0 से लेकर आर तक का डिस्टेंस है आर, 0 से लेकर आर1 तक का डिस्टेंस है R1, और पी से R1 का डिस्टेंस मैंने ले लिया R1 माइनस पी। तो ये थी डायग्राम। ये डायग्राम आपके जो है पॉइंट नंबर 5 को हल करने में बड़ी मददगार साबित होगी। तो स्टूडेंट्स ये T0 यानी कि जो टाक है ओरिजिन से, वो हमने ले लिया टा इज इक्वल टू टा1 प्लस टा2 और टा n, और आपको पता है स्टूडेंट टा बराबर होता है RF के। तो यहाँ पे टा1 R1 F1 हो जाएगा, प्लस टा2 R2 F2 हो जाएगा, एंड सो ऑन, प्लस टा n Rn Fn हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमने सेकंड पॉइंट लिया है जो था RP। तो हमने क्या किया है जी, बिल्कुल वैसे स्टूडेंट जैसे हमने ऊपर टा 0 को हल किया है, ऐसे टा P को हल किया, यानी कि वो टा P को हल किया है, वो हो जाएगा टा1F और R1F R2F R3F एंड सो ऑन Rnf। तो यहाँ पे जो R1 है उसकी जगह हमने लिख दिया R1 माइनस RP। मैंने आपको डायग्राम में बताया है कि ये R1 माइनस RP कैसे आया। ये ओरिजिन से अब पॉइंटर यानी कि ओरिजिन से लेकर वेक्टर R1 तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कह दिया R1 माइनस RP। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसको ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैंने, ये बहुत ही आसान मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको जब हम हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और फिर जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा टा F इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद है जी पॉइंट नंबर 6 है, ये लेट्स यूज इक्विलिब्रियम कंडीशन टू डू समथिंग ऑफ डेफिनेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, कंसीडर द बैलेंस बिलो विच इज इक्विलिब्रियम एंड टू। यहाँ पे हमने दो मास लिए हुए, एक मास लिया है M1G और दूसरा मास लिया है M2G। तो स्टूडेंट्स एक इन दोनों के एक नीफ एज पर रखा हुआ है M1G का जो डिस्टेंस है नीफ से वो कुछ और है, और M2G का जो डिस्टेंस है वो नीफ एज से वो कुछ और। ये हमारे सामने दो शीशा है स्टूडेंट्स। तो MG से M1G तक डिस्टेंस है L है, और MG से लेकर शीशा तक डिस्टेंस X है, और ऐसे M2 से शीशा तक डिस्टेंस X है, और M2 से MG तक डिस्टेंस है L। तो स्टूडेंट्स हमने दो इक्वेशंस ले ली MGX इज इक्वल टू M1G। अब ये M1G इंटू L माइनस एक्स। स्टूडेंट्स अब लोग सोच रहे होंगे ये यहाँ पे L माइनस एक्स कैसे आया है, ये वाला L माइनस एक्स कैसे आया। तो स्टूडेंट्स के मैं आपको MG से M1G तक का डिस्टेंस है L, और MG से शीशा तक का डिस्टेंस है X। तो हमने M1G तक का डिस्टेंस लेना है, तो वो स्टूडेंट्स हो जाएगा L माइनस एक्स, यानी कि टोटल में से उतना हमने माइनस कर दिया। तो ऐसे ही जो है M2GX, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए स्टूडेंट्स। जब हमने इनको सॉल्व किया तो ये हम इनको दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे तो M/M2 इज इक्वल टू M1/2 L माइनस एक्स से ख़त्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, M को M से, M1 M2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास है कि M² इज इक्वल टू, मैं आपको फिर भी नहीं समझ आती, मैं आपको करवा देता हूँ स्टूडेंट्स, यानी कि ये M/M स्टूडेंट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। स्टूडेंट इसके बाद हमारा पॉइंट आ गया, अच्छा जब हमने इनको हल किया तो ये बन गया M² इज इक्वल टू M1 M2। चूँकि हमने M की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास यहाँ पे M² आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हमने दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो हम M² से M² ख़त्म हो जाएगा और M1 M2 पे स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये भी हो गया। इसके पास पॉइंट नंबर 7 है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन मैं पहले आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन ये होती है कि वो पॉइंट, किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जहाँ पे उस बॉडी का पूरा मास लाई करता हो उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने हाथ में क्लिप बोर्ड पकड़ें, या आप अपने हाथ में जो है वो अपने हाथ में क्लिप बोर्ड पकड़ें, या आप अपने हाथ में कोई भी बुक या नोटबुक पकड़े, तो स्टूडेंट्स
तो आप उसके अपने किसी भी फिंगर की टिप पे उसे बैलेंस करें, वो वाला पॉइंट जहाँ पे सेंटर से ज़ाहिर बात है बैलेंस करेंगे, वो वाला पॉइंट बुक का वो वाला पॉइंट जहाँ से आपकी फिंगर टिप पे वो बुक नोटबुक या क्लिपबोर्ड बैलेंस हो जाएगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि सेंटर ऑफ मास वो वाला पॉइंट होता है किसी भी जिस्म का जहाँ पे उस बॉडी का पूरा मास लाई करता है। 7 पॉइंट को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी अपने दूसरी स्क्रीन पे। तो ये हमारे सामने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझाने के लिए मैंने आप लोगों के सामने दूसरी स्क्रीन ओपन कर दी है। तो ये मैंने आप लोगों के सामने स्टूडेंट्स में आपको हाईलाइट कर दिया, तो ये मैंने आप लोगों के सामने बना दी है। तो ये मैं आप लोगों के सामने ये इसे हाईलाइट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ये है एक रिजिड बॉडी जिसका मास है mi, और स्टूडेंट इसके अंदर हमने ये पॉइंट ले लिया हुआ है जिसे rcm कहते हैं। और जो है इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि CG से डिनोट किया हुआ है, और इसका जो वेट है वो नीचे की जानिब है, W=mg होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे F=mg के बराबर होता है, चूँकि हम इस केस में समेशन F=mig ले रहे हैं। और स्टूडेंट इसके बाद है ये टार्क का है, तो डेल्टा इजिकल टू टा बराबर होता है RF के। यहाँ पे इस हमारे पॉइंट में जो है वो F की जगह पुट कर दिया, MIG पुट कर दिया, और फिर अगले स्टेप में हमने जो है ये वाला M को इस वाले R के साथ लिख दिया, क्योंकि जो है यहाँ पे कैपिटल M जो मास है वो डिनोट किया हुआ है उस पॉइंट का, और स्मॉल मास डिनोट किया हुआ है रिजिड बॉडी का। तो स्टूडेंट्स जो R है वो यहाँ पे 0 है, अगर R को 0 करेंगे तो 0 R से M से मल्टीप्लाई होगा, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे समेशन टा = 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद है जी पॉइंट नंबर 9। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 9 को अगर आप गौर से देखें तो लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन नो यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट W is suspended at rest in a horizontal position by two lights cause find the distance x from the left hand end of the center of gravity। स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट आप लोगों ने हल करना है, बहुत ही आसान है, और ये मैंने आपको बता दिया है -W T2 sin थीटा T1 sin थीटा। यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 10 है, पॉइंट नंबर 9 और 10 में से आप ये दोनों एग्जांपल्स आप इनमें से एक एग्जांपल कर सकते हैं। तो अगर आपको पॉइंट नंबर 9 या 10 की समझना है तो आप लोग पॉइंट नंबर 9 या 10 की समझना है तो स्टूडेंट्स आप हमारा कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ऑन है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर 5-6 कमेंट्स वो आ गए हमारे पास किसी पॉइंट के लिए, तो मैं क्या करूँगा, एक वीडियो उस पॉइंट पे बना के उसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। या इसके अलावा आपको किसी और भी पूरे लेक्चर में किसी और बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक अलग वीडियो बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो स्टूडेंट्स अगर पॉइंट नंबर 11 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के 3 टाइप्स होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें अगर हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस करें तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है अगर हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस करें उसकी ओरिजिनल पोजीशन से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आता। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वो होता है कि अगर किसी बॉडी को उसकी असली जगह पर डिस्प्लेस करें तो वो, यानी कि अगर किसी बॉडी को उसकी मेन जगह से डिस्प्लेस करें तो वो बॉडी अपनी मेन जो पॉइंट है वो न्यू पॉइंट को बना लेगी, यानी कि अपना मेन पोजीशन किसी और पोजीशन को बना लेगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहम्मद नुमान। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखें।